अपन आज स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले एटमॉस्फेयर जो कि बनता है गैस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल के मिलके। फिर जो 120 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता, 90 किलोमीटर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर नहीं प्रेजेंट होता, क्लाउड भी ऊपर नहीं। जो ट्रोपोस्फियर के बाद ये है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर पे क्लाउड प्रेजेंट नहीं होता। तो वो सब के पीछे फिनोमिनन है, वो पढ़ेंगे आगे। फिर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, आर्गॉन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.40%। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टार्टिंग में 4 हैं। उसके बाद नाइट्रेट, हीलियम, क्रेटेशियम, द्रेच और H2 करके ये कुछ और भी हैं। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। तो स्टार्टिंग के 4 तो याद रहेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी लास्ट में। और फिर गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, हाइड्रोस्कोपिक नेचर का जो होता है डस्ट पार्टिकल्स, ये सब हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर के पार्ट होते हैं। तो वही इसको, यही सब इसकी कहानी है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं। इसमें इसका पहला जो लेयर जो बनता है वो तो होमोस्फियर बनता है। होमोस यानी कि होम, जो होम के पास जो रहता है, और हेटेरोस्फियर बनता है ऊपर जहाँ पे बाहर पे हो जाता है। तो होमोस्फियर और हेटेरोस्फियर। अब होमोस्फियर के अंदर आता है ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद मेसोस्फियर। ये तीन तीन चीज़ आते हैं होमोस्फियर में। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। ठीक है, इसका ये बनेगा, एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। ठीक है, तो टी से ट्रोपोस्फियर, फिर एस से स्ट्रेटोस्फियर, एम से मेसोस्फियर, इन से आइनोस्फियर और द से थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। और ये नाम से भी पता चल रहा है एक्सोस्फियर सबसे बाहर पे है, तो ये इतना तो समझ जाएगा ना, और बाकी उसको याद रख लेना। फिर होमोस्फियर, फर्स्ट लेयर टिल 80 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। जो होमोस्फियर है, पहला लेयर है, वो 80 किलोमीटर तक होता है सी लेवल से। गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है यहाँ पे। हाई प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन, वाटर, डस्ट गैस इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। गैस जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। 3 लेयर होते हैं इसमें, जो अभी अपन देखे। पहला होता है ट्रोपोस्फियर, फिर वो अभी देखते हैं। इससे पहले हेट्रोस्फियर देख लेते हैं। जो 80 किलोमीटर के बाद होता है वो हेट्रोस्फियर होता है। गैसेस सेग्रीगेटेड डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर में गैस सेग्रेट हुए रहते हैं, ये मिक्स नहीं हुए होते। और इसलिए यहाँ पे, क्योंकि सिंस सब सारे अलग अलग हैं, तो यहाँ पे वाटर वेपर नहीं बन पाता ना ही, और गैस मतलब वो क्लाउड भी जो अपन देखे था ना ऊपर की। हाँ, तो वाटर वेपर और CO2 नहीं रहता, और 120 के ऊपर तो ऑक्सीजन भी नहीं रहता। ठीक, फिर नेग्लिजिबल हाइड्रोजन डाइऑक्साइड रहता है। गैस इन एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है। गैसेस जो रहते हैं एटॉमिक फॉर्म में, मतलब ऐसे एक एक के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, मतलब इसका कुछ मिक्सचर नहीं हुआ रहता, वही बोलना चाह रहा है। एटॉमिक फॉर्म में यानी छोटे से छोटे फॉर्म में रहता है। 2 लेयर रहते हैं इसके अंदर, जो अपन देख चुके हैं। ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, यही 2 होते हैं, राइट। हाँ, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर भी अपने को समझ में आ रहा नाम से, क्योंकि थर्मा यानी टेम्परेचर। अब ट्रोपोस्फियर, ये एक डायग्राम बना सकते हो। तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे पोल है। 99% ऑफ वाटर, 8 किलोमीटर टेम्परेचर, जेट स्ट्रीम जोन, ट्रोपोस्फियर 18 किलोमीटर। ठीक है, जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वही बताने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, और ऊपर पे इतना 18 किलोमीटर के आसपास जेट स्ट्रीम चलता है, जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग होता है। तो ये भी ध्यान रखना। और कुछ, हाँ, ठीक है, इतना ही। तो इसको बस बना देना, ऐसे ही कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में दिखाने के लिए। ट्रोपोस्फियर क्या होता है? एवरेज हाइट जो होता है ट्रोपोस्फियर का 13 किलोमीटर होता है, लेकिन जो पोल के पास 8 किलोमीटर होता है और इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर तक होता है। अब जो ट्रोपोस्फियर होता है वहाँ पे
क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। मूवमेंट ऑफ एयर मास हियर कॉज ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एट मॉइस्चर अराउंड ग्लोब इफेक्ट रीजनल क्लाइमेट एग्जांपल मानसून। तो यहाँ पे ही जो है, जो भी एयर का मूवमेंट होता है वो ट्रोपोस्फियर में ही होता है और उसके ऊपर नहीं जाता। तो उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एंड मॉइस्चर अराउंड ग्लोब, तो उससे पूरा ट्रांसफ़र होता है। मतलब अब ऊपर नहीं जा सकता ना, ये ट्रोपोस्फियर है, तो यहाँ यहाँ से वो पूरा जो एयर सब्सिडाइज ये करने लग जाता है, फैल जाता है पूरे, ऊपर तो जा नहीं पाता। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक। फिर टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। जब जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा होगा 6.5 डिग्री पर किलोमीटर, तो उसको नॉर्मल लैप्स रेट कह देंगे। 1.1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। तो 1 डिग्री सेल्सियस हर 165 मीटर के हाइट में डिक्रीज़ होता है। ठीक। और फिर कंटेन 99% वाटर वेपर एंड मोस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, 75% ऑफ गैसेस, की रोल इन वेदर फॉर्मेशन। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा रोल भी रहता है ट्रोपोस्फियर का। और इसको जोन ऑफ टर्बुलेंस कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन होते रहता है यहाँ पे, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, नीचे नीचे से ऊपर जाते रहता है ना। तो जब कंटिन्यूसली ये सब प्रोसेस होगा तो टर्बुलेंस भी आएगी, क्योंकि ऊपर ठंडा हवा है, नीचे गर्म हवा, और जहाँ पे भी ठंडा हवा और गर्म हवा मिक्स मिक्स होता है वहाँ पे टर्बुलेंस आते ही आते हैं हमेशा, बहुत प्रॉब्लम होता है वहाँ पे। ठीक है। और ऑल वेदर फिनोमिना रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रोपोस्फियर। द टेम्परेचर ट्रोपोपॉज 80 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर में होता है, 80 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ट्रोपोपॉज का, और 45 डिग्री सेल्सियस होता है पोलवर्ड्स में। ठीक। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। तो जब प्रेशर बेल्ट बनता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट, तो उसके कारण ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज भी बनता है, वो भी आगे बता दूंगा मैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख तो दिया है, लेकिन वो है आगे का पार्ट। फिर स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड 50 किलोमीटर। तो जो जो स्ट्रेटोस्फियर है वो अब 50 किलोमीटर तक जाएगा। स्ट्रेटिफाइड लेयर एंड आर नॉन कन्वेक्टिंग इन नेचर। तो ये जो होता है इसका लेयर स्ट्रेटिफाइड होता है, यानी कि ऐसे लेयर के ऊपर लेयर ऐसे 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 बनते जाता है। ये मतलब जो गैसेस के लेयर होते हैं वो यहाँ पे शायद ऑक्सीजन होगा, जो हल्का केमिकल है वो नीचे रहेगा, जो हैवी है वो ऊपर चल देगा, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। फिर एंड आर नॉन कन्वेक्टिंग इन नेचर। तो कन्वेक्टिंग नेचर में नहीं होता ये। टेम्परेचर राइज बिकॉज एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बाय ओजोन। और इसका स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है ओजोन का। ठीक। फिर से सील्ड अर्थ, तो वो स्ट्रेटोस्फियर का ही काम है जो हमें सील्ड करता है, अर्थ को सील्ड करता है फ्रॉम सन का जो आता है ना रेडिएशन उससे। एक्सट्रीम ड्राई एक्सेप्ट फ्यू रेयर क्लाउड कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर क्लाउड। और ये बहुत ही ड्राई होता है ये जगह, और यहाँ पे सिर्फ थोड़े बहुत ही क्लाउड बनते हैं जिसको स्ट्रेटोस्फियर क्लाउड कहते हैं, और उसका नाम है पर्ल ऑफ रिंग और नाल नल नेक्रोस ऐसा करके, पर्ल ऑफ रिंग और नल क्रॉस करके। ठीक है। तो ये क्लाउड्स का जब नाम पढ़ेंगे तब आगे क्लाउड्स के टाइप देखेंगे तो समझेगा। अब और यही यही सब, ये जो पर्ल ऑफ रिंग्स है और नेल्क्यूलस, यही सब शायद उसमें आगे पे भी अपन पढ़ेंगे ही, जिसमें मतलब साइक्लोन बनता है ना, उसमें भी यही सब होता है, तो वो उसमें देखेंगे अपन। ठीक है अच्छे से। अब मेसोस्फियर क्या होता है, 80 किलोमीटर से ऊपर होता है, और ये सबसे कोल्डेस्ट एरिया होता है मेसोस्फियर। टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट एंड रिच लोवेस्ट रिच अप टू 100 डिग्री सेल्सियस एट हाइट। तो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है, एंड लोवेस्ट हो जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब थर्मोस्फियर 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर होता है।
consist lower nitrogen layer and upper oxygen layer. Can't measure temperature with ordinary thermometer. इसमें टेम्परेचर नहीं नाप सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. टेम्परेचर rises rapidly due to absorption of high energy solar radiation. However, high temperature not left due to absence of molecular collision. पर जो हाई टेम्परेचर है वो फील नहीं हो पाता. नॉट फेल्ट बोल रहा, हाई टेम्परेचर नॉट फेल्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन. फिर एक्सोस्फीयर बाहरी वाला लेयर सबसे ज़्यादा. कंटेन ऑक्सीजन हीलियम हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म्स. कंटेन मैग्नेटोस्फीयर composed of electron and proton. कंटेन मैग्नेटोस्फीयर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन. तो इसी के अंदर एक्सोस्फीयर के अंदर ही हमारा मैग्नेटोस्फीयर आता है. और यहीं पे ही जो वो हो रहा था ना कलर अब पोलार में हो रहा था ना. अरे 1 मिनट बता रहा. कंटेन मैग्नेटोस्फीयर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ड्रॉप्स इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट मेगाथाइगोप्लेफियर. कहाँ गया. तो हाँ कुछ तो देखते हैं, बात बताऊँगा अगर याद आया तो मेरे को. अरोरा फाइंड हो रहा था. ठीक, याद आ गया. कंटेन ऑक्सीजन हीलियम हाइड्रोजन इन द एटॉमिक फॉर्म्स. कंटेन मैग्नेटोस्फीयर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन derived from solar wind and other charged particles trapped in earth magnetic field. Result magnetosphere arranged in two bond 3000 किलोमीटर एंड 15,000 किलोमीटर. वैन एलेन रेडिएशन बेल्ट भी कहते हैं इसी को. वैन 15,000 किलोमीटर को, 2 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड को. तो यही है. एक्सोस्फीयर क्या है. कंटेन मैग्नेटोस्फीयर कंपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन derived from solar wind and other charged particles trapped in earth magnetic field. Result magnetosphere. और फिर ये जो होता है अरेंज इन 2 बॉन्ड 3000 और 15,000 किलोमीटर. और 15,000 किलोमीटर वाले को वैन एलन रेडिएशन कहते हैं. और यहाँ पे वो नहीं बनता है यार जो मैं बता रहा था अपना, वो आगे बनता है. वो ना आइनोस्फीयर में बनता है. आइनोस्फीयर इसी के पास आता है. एक्सोनोस्फीयर के पहले आइनोस्फीयर आता है. ट्रस्ट मी इन द इन एग्ज़ाम. ठीक, तो मतलब हाँ इन द एग्ज़ाम द के पहले इन मतलब आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर के पहले बनता है. तो जो एलबी जो है वो यहाँ बनेगा. अब प्रेजेंट बिटवीन थर्मोस्फीयर 80 किलोमीटर से 650 में. और अरोरा जनरेटेड दिस लेयर. जो अरोरा जो बन रहा था वो इस लेयर में बनता है आइनोस्फीयर में. अब फाउंड ड्यू टू कंसीडरे आयोनाइज्ड बाय सोलार सिस्टम. फाउंड, और ये फाइंड हुआ है क्योंकि आयोनाइज्ड बाय सोलार सिस्टम होता है. मेड ऑफ डिफरेंट लेयर DEFG रिफ्लेक्ट बैक शॉर्ट रेडियो वेव टू सरफेस एंड हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन. जो शॉर्ट रेडियो वेव है उसको सरफेस की तरफ भेजता है और ये हेल्प करता है कम्युनिकेशन के लिए. फिर डी लेयर रिफ्लेक्ट लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स एंड डिसअपियर्स विद सनसेट. तो जो डी लेयर है वो रिफ्लेक्ट करता है लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को और सनसेट के साथ साथ वो भी डिसअपियर होने लगता है. और ई लेयर जो है वो मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को भेजता है, लेकिन ये जो है डिसअपियर नहीं होता. अब इसका एक डायग्राम है देखो. जैसे ट्रोपोस्फियर यहाँ पर से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर घटते जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ से. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ ट्रोपोस्फियर के पास स्ट्रेटोस्फियर में. यहाँ पे वापस टेम्परेचर घट रहा था ट्रोपोस्फियर में, अब स्ट्रेटोस्फियर में इक्वल रहा और स्ट्रेटोस्फियर में फिर वापस टेम्परेचर बढ़ने लगा. यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है. राइट, ये देखो वापस 60 डिग्री -60 डिग्री से -20 डिग्री पहुँच गया और फिर ऊपर गया वापस. फिर मेसोस्फियर से वापस ऐसे एकदम ड्रास्टिकली चेंज आता है और यहाँ पे से एकदम माइनस में पहुँच जाता है, एकदम कम हो जाता है यहाँ पे टेम्परेचर. राइट, फिर ऐसे करके थर्मोस्फियर तक जाता है, फिर थर्मोस्फियर के बाहर आ जाता है. फिर उसके बाद एक कारमान लाइन है 100 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, देयरफॉर आउटर स्पेस बिगिंस.
तो जब इसको बेसिकली एक कारमान लाइन जो 100 किलोमीटर बाहर जो यूएस मतलब सारे कंट्रीज़ का अलग अलग रहता है, ये तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से कंट्रीज़ बना ली है। तो आउटर स्पेस का 100 किलोमीटर से बाहर जो भी है वो बेसिकली आउटर स्पेस का करमान लाइन कह देते हैं उसको। अब चैप्टर 9 शुरू करते हैं। एनर्जी रिसीव बाय अर्थ कॉल्ड इनकमिंग सोलार रेडिएशन दैट इज़ इंसोलेशन। जो एनर्जी रिसीव करता है अर्थ उसको इंसोलेशन कहते हैं, सोलार मतलब फॉर्म में उसको इंसोलेशन कहते हैं। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव बाय अर्थ 2 बिलियन ऑफ सोलार एनर्जी। जो अर्थ के द्वारा 2 बिलियन सोलार एनर्जी हम रिसीव करते हैं। सोलार कंस्टेंट 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट ऑन सरफेस। सोलार कांस्टेंट क्या है? 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर पर मिनट ऑन सरफेस। इनकमिंग सोलार रेडिएशन शॉर्टर वेवलेंथ रेमिट लॉन्गर वेवलेंथ। जो देखो यहाँ पे क्या हो रहा, ये जो है इसका जो वेवलेंथ है वो काफ़ी छोटा है, ये जो वेवलेंथ है काफ़ी छोटा है, लेकिन जब बाहर जा रहा है तो इसका काफ़ी बड़ा है। तो वही कहना चाह रहा है। तो ये जब ये आता है ना, ये जो छोटा वेवलेंथ, तो ये इजी पेनिट्रेट कर जाता है, लेकिन जब ये बाहर जाता है ना तो इतना दूर दूर होता है कि पेनिट्रेट नहीं कर पाता। वही वही बता रहा है, तो वो पढ़ लेता है। इनकमिंग सोलार रेडिएशन शॉर्टर वेवलेंथ रेमिट लॉन्गर वेवलेंथ। एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट इनकमिंग सोलार रेडिएशन ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन घुस जाता है, लेकिन जब आउटगोइंग का टाइम आता है तो वो ओपेक जैसा एक्ट करता है और उसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाता और वो फंस जाता है। द वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स सरफेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। द उससे क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म अप होता है एब्जॉर्ब करने से, एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाय सम गैसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो उसके कारण होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन शुरू होता है, मतलब कि जो जो ये ज़मीन है वो बाद में उसको फेंकता है। आगे समझाऊंगा इसको मैं। गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2O, PFCs, SFCs, नॉर्मल लैब्स रेट। तो ये नॉर्मल लैब्स रेट भी अपन कर चुके हैं, राइट। वो नॉर्मल लैब्स रेट यहाँ पे किए थे, वही है 6.5 डिग्री सेल्सियस में जो गिरता है ना, 6 टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट 6.5 पर किलोमीटर कॉल्ड इनकम इन नॉर्मल लैब्स रेट। अब फैक्टर अफेक्टिंग इंसोलेशन, क्या क्या कारण है जिससे इंसोलेशन होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तो एट 66 डिफरेंट इन्फ्लुएंस। तो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब जब ऐसे अर्थ रोटेट कर रहा होता है तो जो सन का जो सूरज का रोशनी है वो यहाँ पे पूरा आता है, लेकिन यहाँ पोलार रीजन में नहीं पहुँच पाता। तो वही कहना चाह रहा है, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण इंसोलेशन अफेक्ट होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, तो अब जो एंगल है सन का इंक्लिनेशन का वो भी अलग अलग जगह पे डिफरेंट रहता है। तो जब ये ऐसे करके एंगल बना है तो इस एरिया पे ज़्यादा आएगा क्योंकि ये मुड़ा हुआ है अभी, ठीक है। और जब घूम के वो वापस ऊपर वाले एरिया पे इधर पे जब इधर पे रहेगा तो ये इस पे ज़्यादा आएगा ऐसे। तो वही जो एक वही बोलना चाह रहा बेसिकली, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस डिसाइड एंगल एट विच सन रेज आर रिसीव्ड एट सरफेस। A surface near tropical region where sun rays almost vertical high intensity is received near temperate or in polar region where sun rays fall at lower angle the intensity is lower। तो ठीक है, वैसे ही बोलना चाह रहा है कि अलग अलग रीजन में, जैसे सामने पोल रीजन है वहाँ पे, यहाँ पर जैसे पोल रीजन है और ये सन है तो सन के रेज यहाँ ज़्यादा पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं सन के रेज, ठीक। तो रोटेशन ऑफ अर्थ में क्या हो रहा, ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो
जो 66.5 डिग्री है वो डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं, बस इतना ही कह रहा। फिर लेंथ ऑफ अ डे भी डिपेंड करता है उसमें भी, मतलब अभी गर्मी के टाइम पे ज़्यादा दिन लंबा होता है ना, तो ज़्यादा इंसोलेशन पड़ता है तो वो ज़्यादा गर्म होता है। और फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर अगर एटमॉस्फेयर काफ़ी ट्रांसपेरेंट है तो डायरेक्ट सन आ सकता है अंदर, ठीक है। लेकिन अगर अगर बहुत सारे एल्बिडोज वर्क कर रहे हैं जहाँ पे, जैसे कि अपना प्लांट वगैरह है, उगाए हो आप अच्छे से, ठीक, तो वो वापस उसको भेज देंगे उसको, और डायरेक्ट सन की रोशनी इस पे नहीं आ पाएगी अपने अर्थ में। तो उससे हम इसलिए हमको प्लांट भी उगाना चाहिए। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट अर्थ सरफेस। अब सर डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है। पहले तो हम पूरा लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट पूरा ज़्यादा आ जाता है, यहाँ पे कम आता है। लेकिन अब ऐसा भी है ना कि जो जो प्लेनेट है, मतलब जो सॉरी कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में ज़्यादा ज़्यादा वो होता है एज़ कम्पेयर टू ओशन। ओशन में कम होता है, जल्दी धीरे गर्म होता है, तेज़ गर्म होता है। जो आइस वाली एरिया है एंटार्क्टिका और एंटार्क्टिका, तो यहाँ पे तो एल्बिडो इतना अच्छा वर्क करता है कि यहाँ पे काफ़ी कम होता है। तो ये स्पेटियल रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट अर्थ सरफेस 3 to 20 watt मीटर स्क्वायर इन ट्रॉपिक, 270 watt इन पोल्स। तो वही बोल रहा कि जो ट्रॉपिक्स हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स में। अब मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र करने के कुछ मेथड्स हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब इसको एक एक करके करेंगे। एक मिनट रुक जाओ लेकिन। कंडक्शन, कॉन्टैक्ट अपर लेयर हीटेड ड्यू टू लोअर लेयर। जब ये कनेक्शन में आता है तो कंडक्शन होता है। टेक प्लेस बॉडी अनइक्वल टेम्परेचर फ्लो एनर्जी वार्मर टू कूलर बॉडी कंटिन्यू टिल अटेन सेम टेम्परेचर। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब एयर कांटेक्ट करता है तो होता है वो ट्रांसफ़र। अर्थ राइजेस वर्टिकल हीटिंग प्रोसेस होता है, ये एयर के कारण होता है। और वो बॉडी जब अटैच रहता है, कंडक्शन तब होता है। कंडक्शन जब अटैच होता है तब वो काम करता है। और कन्वेक्शन एयर के थ्रू काम कर जाता है। और फिर एडवेक्शन आता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हीटिंग इन मिडिल लैटिट्यूड मोस्ट डायरनल वेरिएशन कॉज बाय एडवेक्शन एलोन। तो जो दिन और रात में जो डिफरेंसेस आते हैं वो एडवेक्शन के कारण आते हैं जनरली। फिर इन ट्रॉपिकल रीजियंस पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन्स लोकल विंड कॉल्ड लू इज़ आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। तो ये जो होता है, मतलब ये जो एडवेक्शन वही लू लाने का काम करता है। वो भी कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो डिवाइड होते हैं ना ऐसे, सब ट्रॉपिकल, फिर नीचे ट्रॉपिकल। तो वो सब ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के जस्ट ऊपर ट्रॉपिकल होता है और उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल होता है। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी विदाउट एनी मीडियम एंड इट इज़ फास्टेस्ट। तो ये जो होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो मैं बोल रहा था कि जो लैंड होता है ना, लैंड वो हीट को ट्रांसफ़र करता है। जब दिन भर में पूरा सूरज का रोशनी लेता है और रात को इसको ट्रांसफ़र करता है। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में, तो ये इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसी हो जाता है और ये सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक। तो अब हीट बजट क्या होता है, द गेन एंड लॉस इन हीट बाय वे ऑफ इनकमिंग सोलार रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कॉल्ड हीट बजट हीट बैलेंस। तो जब गेन और लॉस होता है ना हीट का, जैसे सन के पास से आ रहा है तो वो इनकमिंग सोलार रेडिएशन है। अब जब आउटगोइंग हो रहा है, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है, तो उसका जब बैलेंस बचता है उसको कह देते हैं बजट और हीट बैलेंस, ठीक। तो अब इसमें स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। इन दो चीज़ों के कारण अपन जो है उसको कर सकते हैं अपन। और फिर अब एल्बिडो देखते हैं थोड़ा सा, एल्बिडो के बारे में। 40 मतलब सॉरी रिफ्लेक्शन और वो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है उसको देखते हैं। एल्बिडो तो देख लिया क्या।
हाँ, तो जो पहले 100% मतलब 100% आ रहा है फॉर से, तो उसमें जो 35% है वो तो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अपना जो एरिया है, ठीक है। कैसे रिफ्लेक्ट करता है? जो 27% है उसको क्लाउड के थ्रू रिफ्लेक्ट कर देता है, 2% जो है सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्ट कर देता है, और 6% जो है स्कैटरिंग के उससे रिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर जो एब्जॉर्ब करने वाला रहता है ना, उसमें से जो 14% तो एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो 51% जो रिमेनिंग है उसमें क्या होता है, 17% स्पेस में ही रेडिएट हो जाता है वापस, मतलब वहीं से वापस चल देता है, और जो 34% है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये 17 और 34 और 48% यूनिट स्पेस जो होते हैं वो, मतलब जो बैलेंस बचता है वो 48% जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस होता है, और ये लंबे टाइम के लिए इट होल्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब एल्बिडो देख ही लेते हैं। मैं बोल रहा एल्बिडो, रेशियो बिटवीन इनकमिंग and reflected amount of solar radiation by earth as whole। तो एल्बिडो रेशियो बिटवीन इनकमिंग रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ सोलार रेडिएशन बाय अर्थ एज अ होल। तो जितना भी हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसको एल्बिडो कहते हैं। इसमें सैंपल मतलब एवरेज एल्बिडो ऑफ द अर्थ 35% होता है। तो ये सब नंबर्स इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में दिया था एवरेज एल्बिडो ऑफ द अर्थ 35%। तो सरफेस कैसे कैसे काम करता है, किस सरफेस में कितना एल्बिडो शो करता है वो देखते हैं। सबसे पहले फ्रेश स्नो देखेंगे जो कि 0.80 से 0.90% का एल्बिडो शो करता है। ओशन आइस 0.5 से 0.70, मतलब ग्रीन ग्रास 0.25%, बेयर सॉइल 0.17, डेसीडियस फॉरेस्ट 0.1 टू 0.18, कॉनिफॉरस फॉरेस्ट समर के टाइम 0.8 और 0.9 टू 0.5 ऐसे करता है ऑलमोस्ट। फिर वार्म आसफल्ट 0.121, फिर ओपन ओशन 0.06, फिर फ्रेश एसफल्ट 0.04। तो ये सब सैम्पल एल्बिडो के साइज़ हैं, इतना ऐसे ऐसे एमिट करता है वो वापस एल्बिडो बनाता है। अब वेरिएशन इन नेट हीट बजट, पहले डेफिसिट, कहीं पे डेफिसिट है कहीं पे सरप्लस है, ये तो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ठीक। अब टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर बहुत हाई है। टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ अ हॉटनेस और अ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और अ सरफेस। टेम्परेचर का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ गर्मी गर्मी हो रही है। टेम्परेचर का मतलब होता है कि हॉटनेस और कोल्डनेस में जो अंतर है, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी ऑफ द सरफेस, मतलब उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसको बताते हैं टेम्परेचर। फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, क्या क्या चीज़ें हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकता है? पहला इंसोलेशन करता है, नेचर ऑफ सरफेस करता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी करता है, एल्बिडो करता है, एल्टीट्यूड करता है, विंड करता है, ओशन करेंट्स करता है। ये सब अफेक्ट करते हैं फैक्टर टेम्परेचर को। तो इंसोलेशन क्या होता है? जो रेडिएशन, जो एनर्जी आ रहा था सन का वही तो होता है ना। इंसोलेशन अगर ज़्यादा होगा, जैसे अगर अब यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर में इंसोलेशन ज़्यादा होता है ना, इंसोलेशन इक्वेटर में, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। इंसोलेशन डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। लैटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ये अर्थ है, ये लेटीट्यूड है तो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। फिर लेंथ ऑफ डे के ऊपर डिपेंड करता है, फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। सन रेज वर्टिकली अलोंग इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर, द इक्वेटर विल नॉट एक्सपीरियंस मैक्सिमम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ क्लाउड। सन रेज हमेशा वर्टिकल अलॉन्ग इक्वेटर होता है थ्रू आउट द ईयर, द इक्वेटर विल नॉट एक्सपीरियंस मैक्सिमम टेम्परेचर। फिर भी वो मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता क्योंकि क्लाउड बहुत सारे रहते हैं तो वो बचा लेते हैं। अब नेचर ऑफ सरफेस क्या होता है? लैंड सरफेस हीट मोर देन द वाटर सरफेस, लैंड ऑल्सो कोल्स रैपिडली, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम सी
वेरिएशन एट द सी लेस, एग्जांपल मुंबई में कम वेरिएशन होता है, और जबकि जो एग्जांपल जैसे दिल्ली में बहुत ठंडी हो जाती है। एल्बिडो, सरफेस विथ हाई एल्बिडो रिजल्ट लेस हीट, जैसे कि जो अपना आर्कटिक रीजन है, एंटार्क्टिक रीजन है, वहाँ पे कम कम होगा क्योंकि एल्बिडो ज़्यादा रहता है वहाँ का। एल्टीट्यूड, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड लीड डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे लंबाई ऊंचाई बढ़ते जाएगी, जैसे माउंटेन चढ़ते जाओगे वहाँ वहाँ टेम्परेचर घटते जाएगा। विंड, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग वन रीजन टू अदर, कॉजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एग्जांपल प्लानिटरी विंड। प्लानिटरी विंड आगे पढ़ेंगे। तो ये प्लैनेट का विंड होता है उसको प्लानिटरी विंड कह देते हैं, और लोकल विंड होता है जो लोकली चलता है, प्लानिटरी विंड जो पूरे प्लानट में चलता है, तो वही। तो वो विंड हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर ओशन करंट, ट्रांसफ़र वार्म वाटर फ्रॉम ट्रॉपिक टू पोलार रीजन एंड वाइस वर्सा, ये भी होता है। फिर अब आइसोथर्म्स देखते हैं। आइसोथर्म्स क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है बेसिकली आइसोथर्म्स। तो वो जो क्या करता है, जो एक टाइप के टेम्परेचर है उसको जॉइन करता है, मतलब एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ता हूँ समझ जाओगे। आइसोथर्म्स, लाइन जॉइनिंग प्लेस विथ सेम टेम्परेचर बाय स्टडिंग isotherms we can analyze distance of temperature across earth. Isotherms map daily weather map, isoplate isoplate मैप डेली वेदर मैप करता है। और ये जो होता है आइसोथर्म्स वो सी लेवल में रिड्यूस हो जाता है। अब देखते हैं आइसोथर्म शिफ्ट नॉर्थवर्ड बिटवीन जनवरी एंड जुलाई एंड शिफ्ट साउथवर्ड बिटवीन जुलाई टू जनवरी। तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जनवरी का टाइम है, तो जब नॉर्थ में जब है तो ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, ये तो उसी को कह रहा कि नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है जनवरी में। और जब साउथवर्ड आएगा, मतलब जब जब जुलाई आएगा तो साउथवर्ड शिफ्ट होता है। ये देखो यहाँ पे ये जो है शिफ्ट हो गया, इधर इतना शिफ्ट हो गया पूरा, और ये जो था वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट था उस टाइम, वही बोलना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। मतलब अभी एक बार और पढ़ते हैं तो फिर समझते हैं। आइसोथर्म शिफ्ट नॉर्थवर्ड बिटवीन जनवरी टू जुलाई एंड शिफ्ट साउथवर्ड इन जुलाई टू जनवरी। दिसंबर में टेम्परेचर राइज होता है करके क्रिसमस बनाते हैं। तो ठीक है, दिसंबर में टेम्परेचर राइज होता है करके क्रिसमस बनाते हैं, तो क्या, तो मौसम अच्छा रहता है, पानी गिरता है वहाँ पे, यही सब होता है। शिफ्ट टू मच इन नॉर्थन हेमिस्फीयर बिटवीन डिफरेंट सीजन देन सडन हेमिस्फीयर बिकॉज मोर लैंड। तो जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, क्योंकि वहाँ पे सी कम है और लैंड ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस आता है। तो जब बन भी रहा है ना वहाँ पे ऐसे बन रहा है एकदम, फिर ऐसे 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 बन रहा है, ऐसे बन रहा है एकदम। और जो नीचे पे है, नीचे साइड पे, मतलब दैट इज़ साउथवर्ड साइड पे, उस पर ऐसे ऐसे करके ऐसे स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, क्योंकि ओशन में ऑलमोस्ट सेम सेम वो रहता है पैटर्न, ठीक है। शिफ्ट टू मच इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिटवीन डिफरेंट सीजन देन सडन हेमिस्फीयर बिकॉज मोर लैंड है ऑब्वियसली। अब आइसोथर्म्स बैंड पोलवर्ड्स ओवर ओशन ऑन जनवरी। तो जो आइसोथर्म्स है वो पोलवर्ड मूव करते हैं ओशन, मतलब आइसोथर्म्स बैंड पोलवर्ड ओवर ओशन ऑन जनवरी, जनवरी में वो पोलवर्ड मूव करते हैं। और आइसोथर्म्स बैंड इक्वेटर वर्स ओवर ओशन इन जुलाई। तो जुलाई में और जनवरी में ऐसे मूव करते हैं। तो अभी उसको अपन एक बार वापस अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो है ना ये आइसोथर्म्स है। जैसे अगर ये जनवरी का है तो अपन मानते हैं कि ये नॉर्थवर्ड है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थवर्ड है, ये साउथवर्ड है। तो ये इस तरफ पे शिफ्ट हो गया है, ये इस तरफ पे शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे भी ये इस तरफ पे शिफ्ट हो रहा है जनवरी के टाइम पे, यहाँ पे भी इस तरफ पे शिफ्ट हो रहा है, सब पूरा इस तरफ पे शिफ्ट हो रहा है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सन मैटर करता है। सन जब सन जब इस तरफ रहता है तो अ, ये ये किसके कारण शिफ्ट होता है, प्रेशर के कारण शिफ्ट होता है बेसिकली।
तो जनवरी के टाइम क्या होता है, जो सूरज होता है वो इधर पे होता है, राइट, ऑस्ट्रेलिया के पास पे, और मतलब इक्वेटर के नीचे, और यहाँ पे मतलब सूरज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स इस तरफ पे होता है, और फिर यहाँ पे ठंडी होती है जनवरी के टाइम पे काफ़ी, इसलिए मतलब अभी दिसंबर भी चल रही रहा है तो यहाँ पे ठंडी होती है। तो अब जो लैंड के एरिया है ना वहाँ तो इक्वल इक्वल रहता है, ये देखो इक्वल रहेगा, लेकिन जैसे ही ओशन आएगा ना तो ओशन क्या है, धीरे धीरे से ठंडा होगा या धीरे से गर्म होगा। तो इसलिए अगर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे इस एरिया पे, तो यहाँ पे भी 10 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं। इनफैक्ट मतलब ऊपर जा तो रहा है, देखो ये ऊपर जा तो रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ तो रहा है, पोलार रीजन में हम जा तो रहे हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर उतनी है, क्योंकि हमारा ओशन जो है धीरे से ही वो होता है, उनको दिमाग थोड़ा धीरे चलता है, तो इसलिए। तो यही यही कहानी था कि जो सन था, सन के कारण ही जो सन यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे ठंडी पड़ रही है। और अगर दिसंबर का टाइम देखें अपन, मतलब जुलाई का टाइम देखें, तो जुलाई में क्या होता है, जुलाई में जो 20 डिग्री सेल्सियस है, जो इंडिया के ऊपर आ रहा था पहले, ठीक, मतलब जो जो 20 डिग्री सेल्सियस था वो इंडिया के उससे पार हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, राइट। तो वो देखो एक चीज़, तो यही 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 टेम्परेचर वो है। और बाकी नीचे देखो ये इक्वली इक्वेटर के ऑलमोस्ट इक्वेटर या लैटिट्यूड के पैरेलल ही जाता है ये ऊपर नीचे वाला, क्योंकि ओशन है पूरा। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो ये ऐसे जिगजैग लाइन शो करता है अपने को, तो ये सब फैक्टर हैं, और इसी से ही अपना जो होता है वो आइसोथर्म्स का पता चलता है। अब देखते हैं टेम्परेचर इन्वर्सन। टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट, बट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस रिवर्सल कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्सन। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होता है विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड, जब एल्टीट्यूड बढ़ते जाता है लेकिन टेम्परेचर घट रहा है, तो उसको तो हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। पर कुछ बार ये ऐसी होता है कि नीचे जो होता है वो ज़्यादा गर्म रह जाता है और ऊपर नीचे ठंडा रह जाता है, ये कोल्ड एरिया रह जाता है, ये वाला एरिया कोल्ड एरिया हो गया, और उसके ऊपर वाला हॉट एरिया आ गया, तो उसको कह देते हैं टेम्परेचर इन्वर्सन। ठीक है, ये हॉट एरिया है, ये हॉट एरिया है, ठीक, तो ये कोल्ड एरिया, ये हॉट एरिया, तो यहाँ पे दिक्कत हो गया। अब इसको बोल दिए टेम्परेचर इन्वर्सन। अब टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्सन देखते हैं। पहला होता है रेडिएशन इन्वर्सन, फिर एयर ड्रेनेज, फिर एडवेक्शन इन्वर्सन, फिर फ्रंटल इन्वर्सन। तो अब इसको एक एक करके देखते हैं। पहले रेडिएशन इन्वर्सन, जो अपन पढ़ रहे थे ना, रेडिएशन छोड़ता है लैंड, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेडिएशन इन्वर्सन कंडीशन फेवरिंग रेडिएशन इन्वर्सन आर लॉन्ग विंटर नाइट, मतलब अब लंबी विंटर नाइट रहेगी तो जो लैंड जब गर्मी को छोड़ेगा तो ज़्यादा देर तक छोड़ पाएगा, ठीक है। तो उससे नीचे पे जो है गरम 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 हवा हो जाएगा और ऊपर पे ठंडा ठंडा हवा रह जाएगा। तो कंपैरेटिवली ही होता है ये, कि ऊपर मतलब अब एकदम ऐसा तो नहीं कि गर्मी यानी एकदम गर्मी हो जाएगा, बट हाँ, जब ऊपर वाले हवा थोड़े ठंडे रहेंगे, नहीं, ऊपर वाले थोड़े गर्म रहेंगे और नीचे वाले ठंडे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब उसने अपना ठंडा हवा छोड़ा रात को, तो वो जो गर्म हवा था वो ऊपर चल दिया, ठीक। तो इसलिए अब काम विंडलेस कंडीशन इसलिए क्योंकि जो हवा है वो उड़ा के उसको मिक्स मत कर ले, ऊपर जो गर्म है वो तो ऊपर पे रहे, और जो नीचे से जो ठंडे हवा निकल रहे हैं रेडिएशन के थ्रू वो नीचे पे रहे, दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए काम विंडलेस कंडीशन। क्लियर स्काई एंड क्लाउडलेस कंडीशन, तो क्लियर स्काई होने चाहिए और क्लाउडलेस कंडीशन भी होने चाहिए, ठीक। अब लॉन्ग विंटर नाइट, इसमें ही क्लियर स्काई होगा, क्योंकि जब लॉन्ग विंटर नाइट होगा तभी आपका क्लियर स्काई बनेगा, और पोलार रीजन में जनरली टेम्परेचर इन्वर्जन ही रहता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब लैंड रेडिएटेड हीट रैपिडली ड्यूरिंग नाइट कॉज रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर, एयर जस्ट अबाउ सरफेस कोल्डर एंड इज ओवर
shade by overshaded by warm air, therefore increase with altitude temperature inversion। और फिर चौथा और पांचवा भी ऐसी रीज़न है, स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, वही जो काम विंडलेस कंडीशन, स्नो कवर ग्राउंड सरफेस। तो अगर स्नो भी अगर ग्राउंड सरफेस को कवर कर लेगा तो भी ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब ये एकदम नेसेसरी सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ ये ठंडी वाले ही टाइम पे ज़्यादा होता है, इसलिए बोल रहा है स्नो कवर ग्राउंड सरफेस। अब ये देख लिया, अब देखते हैं एयर ड्रेनेज। एयर ड्रेनेज का एक पहले डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद मैं जो लिखा है वो पढ़ के बता दूंगा। तो जब सन सुबह के सुबह एयर भेजता है यहाँ पे, तो ये गर्म हो जाता है, ठीक है, ये पूरा गर्म हो गया। अब सुबह के टाइम ये गर्म हो गया, अब जैसे ही रात होगा तो जो ये एयर है ना वो ठंडा होता है धीरे धीरे, रात के टाइम ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूरज अब चल दिया। तो जो ठंडा हवा है, मतलब कि लो प्रेशर हो गया ना, टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, हाँ, तो प्रेशर हाई हो जाता है, तो अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा यहाँ से। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, तो यहाँ से ऐसे करके ये मूव करते जाता है वैलीज़ के अंदर, और वो यहाँ पे पहुँच जाता है। तो इससे क्या होता है, नीचे जो है गरम गरम एयर रह जाते हैं नीचे पे, और ऊपर पे हैं जो ठंडे एयर रह जाते हैं, ठीक है। ऊपर ठंडा एयर रह जाता है और नीचे गर्म एयर रह जाता है। तो नहीं, नीचे ठंडा एयर रह जाता है, सॉरी यार, सॉरी, ये वाला वापस देखना। तो मतलब ऊपर पे गर्म हवा जो होता है वो निकलता है, और जो नीचे पे है वो ठंडे के ठंडे एयर रह जाते हैं। तो क्योंकि ये तो जो रात का है वो एयर जो वो था उसको वापस वो कर रहा है ना, यहाँ पे देखे थे ना अपन, रेडिएशन इनवर्स रेडिएशन कर रहा है। तो ये तो रेडिएट कर रहा है, तो लेकिन जब ये वाला एरिया है ये वार्म हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, तो एक दूसरे से वापस टकरा के वो वहीं पे ही रह जाते हैं। मतलब ये जो पहाड़ है इसी से ही एक दूसरे से टकरा के गर्म हवा यहीं पे ही रह जाता है। ये रेडिएट करता है लेकिन ये गर्म हवा यहीं रह जाता है, और यहाँ पे जो रेडिएट करता है इसके पास तो बहुत जगह होता है, तो ये ऊपर चल देता है, और नीचे ठंडा हवा रह जाता है। तो अब यार फिर गलत बता दिया मैं, सॉरी। यहाँ पे जो ठंडे हवा रहते हैं और यहाँ पे गर्म हवा रहता है, तो ये गर्म हवा जब वापस रेडिएट होता है, गरम गरम फेंकता है ऊपर पे, और नीचे पे ठंडे हवा यहीं पे टकरा के एक दूसरे से वो हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो नीचे ठंडा हो जाता है, ऊपर गर्म बन जाता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। इंक्रीज टेम्परेचर सिंस गेटिंग सन रेज। तो यहाँ पे आप एक बार डायग्राम के बाद पूरा इसको पढ़ के देखते हैं। थोड़ा सा मैं वो हो गया था कंफ्यूजन, लेकिन अभी अब वापस करते हैं इसको। ग्रेविटी, जो ग्रेविटी काम करती है, तो ग्रेविटी क्या करती है, हील के जो कोल्ड एयर मासेस होते हैं, ऊपर में जो कोल्ड एयर मासेस हैं उनको नीचे अट्रैक्ट कर लेती है, और ऊपर वार्म रीजन रह जाता है। तो ऊपर पे वार्म रीजन रह गया, नीचे पे ठंडी हो गई, ठीक है। तो यही हो जाता है टेम्परेचर इन्वर्सन। अब थोड़ा इसको डेप्थ में समझते हैं। क्या होता है, इन नाइट टेम्परेचर इंक्रीज़, रात को टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वैलीज़ हैं और वैलीज़ में रिफ्लेक्शन होता है, तो रात को ये जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, मॉर्निंग में कोल्ड हो जाता है, फिर मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट इन नाइट कर देता है। तो यही फिर कोल्ड एयर एट हिल एंड माउंटेन प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बीइंग heavy and dense. Cold air almost act like water and move down. Cold air at hill and mountain produced during night. Cold air at hill
एंड माउंटेन प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट, जो कोल्ड एयर है वो रात को टाइम बनता है। फ्लो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बीइंग हैवी एंड डेंस, तो जो उसके कारण जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर वो रन करता है और हैवी होने के कारण नीचे आ जाता है जो कोल्ड एयर होता है। ठीक है, यहाँ से जो कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाता है, ये सबसाइड कर जाता है ऐसे करके। ठीक, और हैवी एंड डेंस कोल्ड एयर ऑलमोस्ट एक्ट लाइक वाटर एंड मूव डाउन, और जो कोल्ड एयर है वो मूव डाउन हो जाता है, उसी को बोलते हैं एयर ड्रेनेज होना, और ऊपर पे गर्म हवा रह जाता है, तो वही फिनोमिना है एयर ड्रेनेज का। अब एडवेक्शन इन्वर्जन इसे ईजी है, प्रोड्यूस व्हेन थिक लेयर ऑफ वार्म एयर पासिस ओवर कोल्ड सरफेस और स्नो कवर्ड सरफेस क्रिएटिंग टेम्परेचर इन्वर्जन। फिर फ्रंटल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे ये वार्म एयर का फ्रंटल है और ये कोल्ड एयर का, तो जब ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मासेस, सिंस जब जो कोल्डर एयर होता है वो डेंस होता है और वार्म एयर जो है वो लाइट होता है। ठीक है, तो जो वार्म एयर जब अप्रोच करता है कोल्ड एयर को, तो वार्म एयर ऊपर चल देता है और कोल्ड एयर नीचे अंदर घुस जाता है, तो उससे टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। वार्म एयर इज़ फोर्स्ड फ्रॉम ग्राउंड बाय अंडर कटिंग कोल्डर एयर रिजल्टिंग इन टेम्परेचर इन्वर्जन अलोंग फ्रंट वेयर वार्म एयर लाइंग अबव कोल्ड। अब सिग्निफिकेंस क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन का, टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट फॉग रिड्यूस विजिबिलिटी, तो जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो वो फॉग बनाता है, उसके थ्रू हमारा विजिबिलिटी नहीं दिख पाता। तो जब जब ये सेम चीज़ वर्क करता है ओशन पे जब वार्म और कोल्ड करंट एक दूसरे से टकराते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे फॉग टाइप का फिनोमेना एक रहता है, वो वर्क करता है और वो बन जाता है, जैसे टाइटैनिक में हुआ था ना। तो वही बोल रहा है कि जहाँ पे भी ये गर्म और ठंडा हवा मिलेगा वहाँ पे ऐसे हो जाएगा करके। फिर सप्रेस कन्वेक्शन प्रिवेंट क्लाउड फॉर्मेशन, तो उससे क्या होता है, ये जब जब उल्टा हो जाता है, जब ऊपर गर्मी हो जाती है और नीचे ठंडी हो जाती है, तो कन्वेक्शन नहीं हो पाता, और कन्वेक्शन कम होता है, तो उससे क्या होता है कि पानी नहीं गिर पाता, जब मतलब गर्म हुआ ऊपर नहीं जा पा रहा है, गर्म हुआ नीचे रुक गया है, तो अब पानी नहीं गिर पा रहा है, तो अब वापस वही डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे। तो ये सब ज़्यादा फिनोमिनल, इसीलिए दिल्ली में ज़्यादा फिनोमिनल भी है, तो ये भी एक बात ध्यान रखने की है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैड बैड एयर क्वालिटी, और इसके कारण बेकार एयर क्वालिटी होता है। क्रिएट स्टेबल एयर नियर क्लाउड एंड प्रिवेंट डिस्पर्सल ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन अर्बन एरिया, तो स्टेबल एयर क्वालिटी के कारण होता है ये तो स्टार्टिंग से अपन पढ़े ही थे। तो स्टेबल एयर रहेगा क्लाउड में, तो क्या करेगा, तो डिस्पर्सल होने नहीं देता, जो जो कचरा उड़ रहा है फॉर अर्बन एरिया में, तो वो जो कचरा है वो यहीं पे ही रह जाता है स्टेबल, और बाकी जगह पे फैल नहीं पाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। व्हेन फॉग रिएक्ट विथ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल इट क्रिएशन ऑफ स्मोक, अब स्मोक से तो और बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वही surface air promote stability in lower layer of atmosphere, surface air promote stability in lower layer of atmosphere। अब एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम ये देखते हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, तो प्रेशर इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। तो एक प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो फोर्स अपन पर यूनिट एरिया पे अपन जो फील करते हैं, अपन नहीं फील कर पाते क्योंकि अपना बॉडी भी प्रेशर को, मतलब प्रेशर बाहर से आ रहा है और अपना बॉडी भी प्रेशर छोड़ता है, तो वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब मेज़र कैसे करते हैं, बैरोमीटर से, और यूनिट इन मिलीबार में। एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013 मिलीबार होता है, एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है। फिर आइसोबार आर लाइन कनेक्टिंग प्लेस विद यूनिफॉर्म प्रेशर, तो अभी अपन आइसोथर्म्स पढ़े थे, तो उसमें थर्म था ना, थर्म, तो वो थर्मस का थर्म था और वो टेम्परेचर शो करता था। और बार क्या है, बार बार प्रेशर शो करता है, अगर मतलब बार पे जाओगे तो प्रेशर कम होता है ना, तो वही बार जो प्रेशर शो करता है। फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है प्रेशर को, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, रोटेशन। अब फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, जैसे मतलब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, सॉरी, एयर हीटेड एक्सपेंड्स आउटवर्ड,
pressure of molecule spread over larger area and pressure decrease। तो जैसे ही आप एयर को गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा आउटवर्ड और प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होने लगेंगे लार्जर एरिया पे, तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा उससे। मतलब टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ करोगे किसी चीज़ का, बलून का, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा, अब वो इधर उधर मूव कर सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दोगे किसी चीज़ का, जैसे आइस का टेम्परेचर बहुत डिक्रीज़ कर दिया, तो प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो एकदम सबके आसपास जो भी मॉलिक्यूलर्स हैं एकदम आसपास आ जाएंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उस पर, ठीक है। तो वही यही फिनोमिना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम मतलब नहीं, ये वाला तो नहीं, बट एल्टीट्यूड में देखते हैं। अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर होते जाएगा वैसे वैसे प्रेशर कम होते जाएगा, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड नीचे आएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो ये क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी एयर इज़ डेंसर लीड हायर प्रेशर। तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, एयर डेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा और उसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब ग्रेविटी क्या करता है, पूरा खींच लेता है ना, तो उसको एक ही जगह पे रखता है, मतलब फिर हिल नहीं पाते वो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, उनके पास भी जगह कम होता है। लेकिन जैसे एल्टीट्यूड ऊपर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक। तो वही कह रहा, ठीक। अब रोटेशन में क्या होता है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज एयर एट पोल टू बी थ्रोन अवे टूवर्ड इक्वेटर। द rotation of the earth should result in low pressure belt near to pole and high pressure belt near equator if we considered effect of rotation only। अगर हम rotation का ही बस देखें तो the rotation of the earth cause air at the pole to be thrown away towards equator की तरफ वो जाता है। the rotation of the earth should result in low pressure belt near the pole। जो पोल के पास जो बनता है वो लो प्रेशर बेल्ट बनता है, क्योंकि वहाँ पे रोटेशन की स्पीड अलग होती है, ज़्यादा होती है, और ऊपर पे कम होती है। एंड हाई प्रेशर बेल्ट नियर इक्वेटर रिजल्ट लो प्रेशर बेल्ट नियर टू पोल। पोल में कम लो प्रेशर बेल्ट बनता है और इक्वेटर के पास इक्वेटर इफ़ वी कंसिडर इफेक्ट ऑफ रोटेशन ओनली, तो हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा इक्वेटर के पास, ऐसा बोल रहे हैं इन लोग। बट यहाँ तो लो प्रेशर बेल्ट ही बनता है इक्वेटर में। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट देख लेते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराता हूँ यहाँ पे। तो एयर राइजिंग एट इक्वेटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर कॉज एक्सपेंशन, देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर बेल्ट एट इक्वेटर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ओनली रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो ये जो होता है ना, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, सन का रेस डायरेक्ट यहाँ पे आता है, तो ये जब यहाँ पे डायरेक्ट पड़ता है तो ये लो तो हवा ऊपर जाने लगता है। जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बना देता है नीचे पे, मतलब लो प्रेशर टू, मतलब जब ऊपर उठा तो यहाँ से फिर मूव करेगा ये, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एयर राइजिंग एट इक्वेटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर कॉज एक्सपेंशन, देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर बेल्ट एट द इक्वेटर। जब तो नीचे लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होगा और फिर वो इक्वेटर से आगे की तरफ मूव करेगा। राइजिंग एयर एट द इक्वेटर स्प्रेड आउट एज इट रीचेस टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर एंड मूव टूवर्ड्स पोल। दिस एयर एज कन्वर्ज टूवर्ड पोलार रीजन डेंसिटी इंक्रीज। तो जैसे जैसे वो पोलार की तरफ जाएगा तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होते जाएगी, क्योंकि वो हवा को अपने अंदर भरते जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। एंड बिगिन टू सिंक दैट इज सबसाइड लीडिंग टू हाई प्रेशर एट 30 डिग्री नॉर्थ। तो अब अपने को ये तो पता है ना कि जो हवा है, विंड जो है, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। विंड मूव करता है, विंड की बात कर रहा हूँ, वो बताऊँगा कैसे होता है। फिलहाल ये ध्यान रखो कि राइजिंग एयर एट द इक्वेटोरियल स्प्रेड आउट एज इट रीचेस टू द पोलर रीजन। एक मिनट, राइजिंग एयर एट द इक्वेटर spread out as it reaches to top of troposphere and move towards pole. This air is converged towards polar region, density increase and begin to sink, that is subside, leading to high pressure at 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। फिर इसको क्या कह देते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कह देते हैं, और इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। अब हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो, पहले टेम्परेचर उठा,
ठीक, टेम्परेचर यहाँ पे उठ रहा है, ये टेम्परेचर के कारण ये ऊपर गया। अब ये मतलब अब इस तरफ जाएगा, पूरा ऊपर नहीं जा सकता ना, ये एक एटमॉस्फेयर का वो आ गया लेयर। तो अब ये ऐसे ऐसे मूव करने लगा। अब इधर से भी ठंडी हवा आ रही है, इधर से भी, और इधर से भी, इधर से गर्म हवा जा रही है। तो अब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। ये वाली ये वाली हवा जो है, ये गर्म हवा है, ठंडी हवा है, ये वाली कोल्ड एयर है, और ये वाली हॉट एयर है। अब ये दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो नीचे आने लगते हैं, ठीक है, एक तो सबसे पहले। और यहाँ पे जब मतलब गर्म हवा और ठंडी हवा जब टकराते हैं तो प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पे हॉट लैटिट्यूड बनाता है, और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आता है फिर। तो वही, ठीक है, तो ये ऐसे करके एक सेल कंप्लीट हो जाता है इसको, ठीक। तो फिर अब उसको देखेंगे क्या बोलते हैं, उस सेल का नाम आगे देख लेंगे अपन। और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। हाई प्रेशर बेल्ट क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है नीचे पे, और यहाँ पे लो प्रेशर से हाई प्रेशर आ रहा है। ये नहीं, मतलब सॉरी, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट रहता है और यहाँ से ये नीचे आ रहा होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ मूव किया ना, तो वैसे ये फिनोमेना यहाँ वर्क नहीं करता, बट हाँ मतलब वर्क नहीं करता इन द सेंस कि ये यहाँ पे नहीं देखते, वो विंड में देखते हैं अपन। तो ये अलग चीज़ है, और मतलब तो ये हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है बेसिकली, और यहाँ से वापस विंड हाई से लो की तरफ आ रहा है, और ये लो प्रेशर था तो ये ऊपर जा रहा था बेसिकली। मतलब यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा था, यहाँ पे हाई प्रेशर था, तो ये हाई से लो जा रहा था, फिर ये मूव किया इधर, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर बना, और यहाँ पे लो प्रेशर बना, तो इसलिए इसका नाम हाई प्रेशर बोलते हैं, और यहाँ पे लो प्रेशर बोलते हैं। तो ये वाला लो प्रेशर बन रहा है, ये वाला हाई प्रेशर बन रहा है। तो ये इधर मूव किया, क्योंकि नीचे वापस नहीं आ सकता था ना, नीचे से तो हवा आ रहे थे, इसलिए उसको इधर ही मूव करना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था। और इधर से भी ऐसे मूव किया, ठीक, इतना समझ गए। फिर हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं वो भी समझ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाता है गर्म और ठंडा हवा के कारण। सम ऑफ अ हाई प्रेशर मूव टूवर्ड इक्वेटर एंड सम टूवर्ड्स पोल। द एयर मूविंग टूवर्ड्स इक्वेटर रिप्लेस एयर राइजिंग देयर रिजल्टिंग इन कंप्लीशन ऑफ सेल। तो वही जो यहाँ से फिर आगे बढ़ जाएगा कुछ, और कुछ इधर चल देगा, तो वही उसी को कह देंगे कंप्लीशन ऑफ एक सेल हो जाएगा। फिर लो टेम्परेचर एट पोल्स रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर। तो जो लो टेम्परेचर है उसके कारण हाई प्रेशर बनेगा। अपन देखें ना कि ऊपर पे यहाँ पे कि लो टेम्परेचर से ये टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, तो वहाँ पे भी वही वर्क कर रहा है कि लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर बन रहा है, और फिर वहाँ पे पोलार रीजन पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे पोलार हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है, और वो फिर मूव करेगा। अब उसके आगे देखते हैं। तो फिर इसके बाद क्या होता है, एयर ब्लोइंग अवे फ्रॉम पोल स्प्रेड आउट टू ग्रेटर स्पेस ड्यू टू रोटेशन एंड प्रेशर फॉल लीडिंग टू लो प्रेशर बेल्ट अलॉन्ग 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो उसको कह देते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और फिर उसके जो नीचे ये वाला एरिया बनेगा ना, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। और ये क्यों बनता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे वर्क करता है इसलिए बनता है। और ये जो एयर ब्लो कर रहा होता है यहाँ से प्रेशर बेल्ट पोलर रीजन से वो इधर पे आता है, और फिर ये ऐसे उठता है, तो ये ऐसे एक सेल कंप्लीट होता है। अब some of a air from subtropical high pressure belt moving towards poles reaches 60 degree north and south and converge with air from pole leading convection along 60 degree north and south edge of troposphere. Some of air from subtropical high pressure belt, तो जो ये वाला सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना, वहाँ से कुछ हवा ऊपर उड़ के जाते हैं, और मतलब ये वाले यहाँ वाले सब ट्रॉपिकल हाई बना रहे थे, वो ऐसे मूव करके जाते हैं। ये वाला, हाँ, ये ऐसे करके भी जाएगा, ये एक इधर जाएगा और एक इधर जाए। ये डायग्राम यहाँ पे मैं ऐसे पूरा कर नहीं पाया, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों होगा, ठीक। Some of the air from subtropical high pressure belt moving towards the pole reach 60 degree north and south converges with the air from the pole leading
लीडिंग कन्वेक्शन अलॉन्ग 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। अब जब ये इधर मूव करेगा तो यहाँ पे इसका कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन करंट होगा, मतलब एयर के द्वारा जो पास होता है, एक तो कंडक्शन होता है, एक तो कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के कारण एयर जो हुआ वो उसके कारण ये गर्म हो गया, फिर वो वापस मूव करने लगा, गर्म हो गया तो ठीक। इतना हो गया। अब देखते हैं ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अच्छा एक बात और, जो आयनोस्फीयर अपन पढ़े थे ना ऊपर पे पहले पे, तो वो आयनोस्फीयर जो है वो एल्टीट्यूड को नहीं देखता, तो वो एल्टीट्यूड वाला बात बताना भूल गया था, अभी याद आया तो बता दिया। अब इसको देखते हैं ये सेल कैसे वर्क करते हैं। ग्लोबल एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन ये बना, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इसको डोल्ड्रम भी कहते हैं। और अब यहाँ पे एक सेल बन रहा, राइट। ये सेल अपन ऊपर देखें तो इसको हेडली सेल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, अब ये वाला तो हाई प्रेशर, ये वाला हाई प्रेशर बेल्ट है, ये वाला ये हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये है लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। तो जो एयर जो मूव करेगा, अब यहाँ से ऊपर गया ना हवा, तो ये ऐसे करके, जैसे मान के चलो यहाँ से चल रहा है ऐसे, तो ये एयर जो है ऐसे मूव करेगा, राइट। ये मतलब हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर, तो ये हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो की तरफ आएगा ये, ठीक। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो हो रहा है फेरल सेल में, ये हो रहा है, और ये बनाता है नॉर्थ ट्रेड विंड बना रहा है ये, ठीक। हेडली सेल में, और ऊपर पे जब जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा 30 डिग्री में, और उसके ऊपर जब सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, तो वो ऐसे वेस्टर्लीज बना रहा। तो जब वेस्ट से हवा चल रहा तो उसको वेस्टर्लीज बोल दिए यहाँ पे। तो ये वेस्टर्लीज बना रहा है, पहले नीचे नॉर्थ ट्रेड विंड बना रहा था, अब ऊपर पे क्या करेगा, ऊपर पोलार रीजन से भी हवा चलेगा, क्योंकि पोलार रीजन में भी हाई प्रेशर बेल्ट है, ये देखो हाई प्रेशर बेल्ट बढ़ रखा है, तो वहाँ से भी कुछ हवा चलेगा, तो वो हवा ऐसे चलेगा, तो वो ईस्टर्लीज बनाएगा। ये ईस्ट से चल रहा है इसलिए हवा ईस्टर्लीज बना रहा है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर रिमूव करता है, तो उसी को कहते हैं। अब शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट, शिफ्ट कैसे होता है, ड्यू टू अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन पोजीशन, द पोजीशन ऑफ प्रेशर बेल्ट शिफ्ट नॉर्थ ड्यूरिंग समर। तो जब समर चलते रहता है तो मतलब अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन पोजीशन, द पोजीशन ऑफ प्रेशर बेल्ट शिफ्ट नॉर्थ ड्यूरिंग समर। गर्मी के टाइम पे इंडिया के ऊपर इस तरफ पे आ जाता है अपना, जो सन यहाँ पे है, गर्मी मतलब गर्मी के टाइम पे सन, ड्यू टू अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट शिफ्ट नॉर्थ ड्यूरिंग समर एंड साउथ ड्यूरिंग विंटर। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये क्या होता है ना, जब अपन गर्मी होता है, ये फॉर से अभी ये है इक्वेटर, यहाँ पे सन है, तो अब ये जब इधर मूव करेगा ना, तो मतलब जब सन ऊपर मूव करेगा ना नॉर्थ साइड पे, तो इधर पे इंडिया पे गर्मी आएगी, तो ये भी ऊपर में मूव करेगा, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट, ठीक। और जैसे ही ठंडी आ जाएगी तो वो साउथ की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि अब ठंडी कब आई है यहाँ पे ऊपर पे, जब नीचे पे गर्मी आई, साउथ एरिया पे गर्मी आई है, तो ऊपर पे विंटर आया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट को पढ़ लेते हैं। प्रेशर इन जनवरी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड्स इन साउथर्न हेमिस्फीयर। जो लो प्रेशर बेल्ट है जनवरी में ठंडी के टाइम, ये है, ये ऐसे सन, तो वो इधर साउथ की तरफ मूव करेगा विंटर के टाइम, क्योंकि सन इधर है, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इधर मूव करेगा, ठीक। और जो इंडिया है वो ऊपर पे यहाँ पे आता है ऐसे करके, ठीक है, देखते हैं वो तो। अब फिर क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ फाउंड ओनली ओवर ओशन। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है साउथर्न हेमिस्फीयर में, वो ओशन की तरफ ही, ओशन के ऊपर बस फाउंड होता है, क्योंकि नीचे तो पूरा ओशन है। अ लो टेम्परेचर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कंटिन्यू हाई प्रेशर शिफ्ट लिंकिंग with a high pressure cell of Siberia and North America. A low temperature in northern hemisphere, a continue high pressure shift linking with a high pressure cell of Siberia and North America. तो ऊपर पे जो कंटिन्यूसली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कंटिन्यू हाई प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है लिंक करके, क्योंकि हाई प्रेशर सेल होता है वहाँ पे, साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका का हाई प्रेशर सेल रहता है वहाँ पे, तो
लो टेम्परेचर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो वहाँ पे जहाँ पे ठंडी होगी वहाँ पे बन रहा है यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक, क्योंकि गर्म हवा में बनता है लो प्रेशर। तो वही अ लो टेम्परेचर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, अ कंटिन्यू हाई प्रेशर शिफ्ट लिंकिंग विद अ हाई प्रेशर सेल ऑफ साइबेरिया एंड नॉर्थ अमेरिका। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, जो वेस्ट से जो हवा चल, जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी पे बहुत सारे हाई प्रेशर वाले वो बन जाते हैं, ठीक, हाई प्रेशर वाले हवा बन जाते हैं यहाँ पे। ये पूरा फिर इधर इंडिया की तरफ मूव करते जाता है, और कैस्पियन सी से फिर मेडिटेरेनियन सी से भी जितना भी पानी सबको उठा लेता है, ये सूखा हवा पूरा वो हो जाता है, भर जाता है पानी से, और फिर इंडिया के पास आके बहुत सारा पानी गिराता है। तो ये अपने को हेल्प भी करता है राबी क्रॉप्स वगैरह के लिए, जब आफ्टर मानसून आता है तो उसमें हेल्प करता है। लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, जैसे कि बहुत सारा साइक्लोन तो नहीं लेकिन फ्लड वगैरह ले आता है हिमाचल प्रदेश वगैरह में। तो उत्तराखंड में भी काफ़ी सारे फ्लड्स आए हैं इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है। अब प्रेशर इन जुलाई क्या होता है, जुलाई के टाइम पे अपने यहाँ रहती है गर्मी। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड टू नॉर्थ हेमिस्फीयर लिंकिंग विद द लो प्रेशर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। तो जो होता है इंडिया का लो प्रेशर सिस्टम, उससे लिंक करते हुए जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वो भी शिफ्ट कर जाता है। और हम अपने को ये भी पता है कि ITCZ होता है जो इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, तो वो भी इसी से वो होके मूव करता है, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे कैसे मूव करता है थोड़ा सा आगे पे जब पढ़ेंगे। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एग्जिस्ट ओनली ओवर ओशन। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, वो सिर्फ ओशन के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर फॉर्म अ कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में, वो कंटिन्यूसली चेन फॉर्म करेंगे हाई प्रेशर के पूरे ओशन में। लेकिन जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है वो सिर्फ ओशन पे ही हाई प्रेशर बेल्ट बनाएंगे, जबकि लैंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लैंड में तो टेम्परेचर जल्दी चेंज हो जाता है, नहीं, इसलिए वहाँ पे नहीं होता ये। अब विंड्स जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे।